रेखिक समीकरण को पढ़ने से पहले हम इसमें चर और अचर के बारे में पढ़ेंगे कि चर राशियाँ क्या होती हैं और अचर राशियाँ क्या होती हैं। ठीक, इसके बाद हम इसके समीकरण को पढ़ेंगे। तो चर राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनके मान क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, चर राशियाँ कहते हैं। ठीक, जिनके मान अनिश्चित होते हैं। इन्हें हम ABCD के सभी अक्षर होते हैं जो उनसे लिखते हैं। ठीक, जैसे A B C D L M N और भी जो ABCD के अक्षर हैं उनसे दर्शाते हैं। तो वे राशियाँ जिनके मान अनिश्चित होते हैं, जैसे किसी भी एग्जाम्पल में हमने A का मान अगर 5 ले लिया तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम A का मान 10 भी निकाल सकते हैं। तो इनका मान निश्चित नहीं होता है, इनका मान अनिश्चित होता है। ठीक, और अचर राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनका मान निश्चित होता है। ठीक, ये राशियाँ जिनका मान क्या होता है, निश्चित होता है, तो उनको हम क्या कहते हैं, अचर राशियाँ कहते हैं। ठीक, जैसे 1 2 3 4 5। ठीक, तो इस प्रकार अचर पद जो होते हैं वो कभी बदलते नहीं हैं। जैसे यदि 5 है तो उसका मान 5 ही होगा, और यदि 6 है तो उसका मान 6 ही होगा, या इसका कोई बदलाव नहीं होता, इसलिए इन्हें हम अचर राशियाँ कहते हैं। ठीक, तो इस अध्याय में हम एक चर वाले जो रेखिक समीकरण हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, जैसे एक चर मतलब या तो उसमें x होगा या y होगा या z होगा, इनमें से कोई भी एक चर होगा, तो इस अध्याय का नाम है एक चर के समीकरण। तो इनमें हम एक चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, जो चर राशियाँ होती हैं उनका मान भिन्न भिन्न होता है। ठीक, उनका मान निश्चित नहीं होता है और इनके कई मान होते हैं। तो इस एक्सरसाइज को हम पढ़ेंगे, इसमें और समझेंगे कि समीकरण को किस प्रकार हल करें। तो इस एक्सरसाइज में हम समीकरण को सॉल्व करेंगे, उसके पहले हम एक एग्जाम्पल को पढ़ते हैं कि इस समीकरण को किस प्रकार से हल करना है। तो जो समीकरण होता है उसमें 2x - 3 जो है वो इसका क्या है, LHS पद है। ठीक, यानी लेफ्ट हैंड साइड पद है, और जो इसमें जो इक्वल का जो चिन्ह लगा है वो क्या है, ये समता का चिन्ह होता है, यानी बराबर का साइन होता है, जो कि संतुलन करके इस समीकरण को रखता है। ठीक, और इसके बाद जो 7 है वो क्या है, इसका बायां पक्ष है, यानी राइट हैंड साइड। ठीक है, इसका जी दायां पक्ष है, इसका जी बायां पक्ष है। तो इस प्रकार के हम जब समीकरण को हल करते हैं तो इसमें 2x - 3 इक्वल जो 7 लिखा है, तो इसमें क्या कहते हैं कि चर पद को जो एक तरफ करते हैं और जो वो अचर पद होते हैं उनको एक साइड में लिखते हैं। ठीक, तो जिससे इनका जो समीकरण का जो संतुलन होता है वो बिगड़े नहीं, एक सा बना रहे। ठीक, यदि हम इसको चर पद को एक तरफ करेंगे तो ये 2x है इक्वल 7 है, और -3 का जब पक्षांतरण होगा तो ये हो जाएगा प्लस का 3, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल कितना, 10। तो इसमें जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 10/2 यानी 5। तो इस प्रकार हमने x की वैल्यू यहाँ से प्राप्त कर ली है। तो जो समीकरण होता है उसको हम इस प्रकार से सॉल्व करते हैं, इसकी मेथड है। ठीक, तो हम इसके बाद एक्सरसाइज पढ़ेंगे। तो इसमें कहा गया है कि समीकरणों को हल कीजिए। तो इसमें जो समीकरण दिए गए हैं उनका हल ज्ञात करना है। ठीक, तो इसमें जो पहला दिया गया है वो दिया गया है x - 2 इक्वल 7। ठीक है, यानी x - 2 इक्वल 7। तो इसको सॉल्व करेंगे हम। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें जो समीकरण हल करने की अभी हमने विधि बताई थी, तो उसमें हम x के पद को एक पक्ष में लिखते थे और जो अचर पद होते थे उनको एक पक्ष में लिखते थे।
तो ये जैसे -2 है तो इसका हम पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 2 का पक्षांतरण करने पर। ठीक, इसमें जब 2 का पक्षांतरण करेंगे तो ये -2 है यहाँ पर आएगा तो ये क्या हो जाएगा +2 तो 7 + 2। ठीक, तो x की जो वैल्यू आएगी निकल कर वो कितनी आएगी 9। ठीक, तो x = 9। तो इस प्रकार हमने इस समीकरण को सॉल्व किया है x - 2 = 7। तो इसमें सबसे पहले इसका पक्षांतरण किया है, x के जो चर पद हैं उनको अलग और अचर पद को एक पक्ष में लिखा है। इस प्रकार हमने -2 का जो पक्षांतरण किया था तो यहाँ पर ये +2 हो गया तो इसकी जो वैल्यू निकल कर आई है वो आई है x = 9। ये इसका फर्स्ट का आंसर हो गया। ठीक, इसके बाद इसमें सेकंड में क्वेश्चन में दिया गया है y + 3 = कितना 10। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के जो समीकरण हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो इसको किस प्रकार से करेंगे, y + 3 = 10। अब इसमें y वाले पद मतलब जो चर पद हैं उनको एक पक्ष में लिखना है और जो अचर पद हैं उनको एक पद में लिखना है। ठीक, तो इसमें हम 3 का पक्षांतरण करेंगे, 3 का पक्षांतरण करने पर। ठीक है, तो जो दाएं साइड है उस तो हमने वहाँ पर इसका 3 का पक्षांतरण किया है तो यहाँ पर लिख सकते हैं y = 10 प्लस का जो 3 है इस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का। ठीक, तो y की जो वैल्यू आएगी वो निकल कर आएगी कितनी 7। ठीक, इसका ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने इस समीकरण को सॉल्व किया है 3 का पक्षांतरण करके। तो इसकी जो वैल्यू निकल कर आई है वो कितनी निकल कर आई है y = कितनी 7। ठीक, इसी प्रकार इसका तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा गया है जो समीकरण दिया गया है वो है 6 = z + 2। ठीक, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसमें एक पक्ष में ये लेफ़्ट साइड है इसकी और ये इसकी राइट साइड है। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे कि जो 2 है इसका पक्षांतरण हम इस साइड कर लेंगे तो z की जो वैल्यू निकल कर आएगी तो इसमें लिख देंगे हम 2 का पक्षांतरण करने पर। ठीक, तो जब इसमें हम 2 का पक्षांतरण करेंगे तो ये जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पर इसका पक्षांतरण होगा 6 - 2 हो जाएगा = z, यानी z की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी निकल कर आएगी 4। ठीक है, तो इसमें जो z का मान निकल कर आया है इसमें। और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा वो हमें दिया गया है तो क्वेश्चन नंबर 4 में एक अलग समीकरण दिया गया है, परिमेय संख्या के रूप में भी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिया गया है वो है 3/7 + x = कितना 17/7। ठीक, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें भी हम पक्षांतरण करेंगे और चर वाले मान को एक पक्ष में और अचर मान को एक पक्ष में रखेंगे। ठीक, तो 3/7 का क्या करेंगे पक्षांतरण करेंगे, 3/7 का पक्षांतरण करने पर। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं कितना x = 17/7 - 3/7। ठीक, अब इसको हम LCM से लेकर इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका LCM 7 ही आएगा। यहाँ पर हो जाएगा 17 - 3। ठीक, तो x का जो मान निकल कर आएगा 17 - 3 कितना हो जाएगा 14/7 और 7 को जब 14 में से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 × 2 = 14। तो x की जो वैल्यू निकल कर आई है वो कितनी निकल कर आई है 2। तो इस प्रकार समीकरण नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 में जो समीकरण दिया गया था उसकी वैल्यू निकल कर आई है x का = 2। ठीक, इसके बाद तो जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है वो दिया गया है 6x = 12। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसमें x की वैल्यू निकालना है तो 6x = 12। तो जब x का
जो 6 का इसमें डिवाइड करेंगे तो जी बटा में आ जाएगा, तो x की जो वैल्यू निकल कर आएगी y2। ठीक, तो इसमें 6x = 12 दिया गया था, तो 6x = 12 लिखा, x बराबर जी 6 लिखा है जी, यहाँ पर भाग में आ जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में जो हमें समीकरण दिया गया है वो दिया गया है t/5 = 10। ठीक, तो इस समीकरण को सॉल्व करना है हमें। ठीक, तो इस प्रकार के जब समीकरण को सॉल्व करेंगे तो इसमें त्रियक गुणा होता है। ठीक, मतलब अगर इसके बटे में कोई नहीं है तो इसमें 1 लिख सकते हैं, और इस वैल्यू का इसमें होगा और इस वैल्यू का इसमें अगर गुणा होता है, इसे हम त्रियक गुणा कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर लिख देंगे त्रियक गुणा करने पर। ठीक, तो इसका इसमें होगा तो ये आ जाएगा t = ठीक 5 का जब 10 में होगा तो t = 50, तो इसमें जी t की वैल्यू निकल कर आई है, यही हमारा आंसर है। ठीक, तो इस प्रकार हमने इस समीकरण को सॉल्व किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें जो समीकरण दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में वो दिया गया है 2x/3 = 18। तो अब हम इस समीकरण को सॉल्व करेंगे और इसमें x की वैल्यू को निकालेंगे। ठीक, 2x/3 = 18। ठीक, इसमें भी त्रियक गुणा करेंगे हम, जिस प्रकार से इस क्वेश्चन में किया था उसी प्रकार इसमें करेंगे। ठीक, तो 2x का जब 1 में यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 2x, और जब 3 का इसमें होगा तो ये हो जाएगा 3 × 18। ठीक, अब इसमें x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 18, ये जो यहाँ पर गुणा में है ये भाग में आ जाएगा यहाँ पर, तो इसको 2 से काट देंगे, 2 × 9 = 18 और 9 × 3 = कितना 27। तो जो x की वैल्यू निकल कर आई है वो कितनी निकल कर आई है 27। तो जी 27 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने इसके 7 समीकरण को सॉल्व किया है। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमने अभी तक 7 समीकरण को सॉल्व किया है। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट समीकरण को सॉल्व करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है हमें। तो इसमें दिया गया है 1.6 = y अपॉन कितना 1.5। ठीक, तो इस प्रकार के समीकरण को हमें जब सॉल्व करना होता है तो इसमें हम क्या कहते हैं, अभी हमने त्रियक गुणा को पढ़ा था, तो इसके बटे में अगर कोई नहीं है जैसे 1.6 के, तो इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं। अब हम इसका इसमें और इसका इसमें गुणा कर सकते हैं। ठीक, त्रियक गुणा, तो हमने त्रियक गुणा करना सीख लिया है। तो इसमें जब y का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y = 1.6 × 1.5। ठीक, अब हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 240 आ जाएगी। ठीक, तो इसमें दशमलव के बाद यहाँ पर 1 है और दशमलव के बाद यहाँ पर भी 1 अंक है, तो इसका जो दशमलव के बाद कितनी बार दशमलव के बाद इसमें 1 बार है, प्लस 0.5 है, इसमें 0.6 है, तो इसका जो पॉइंट लगेगा कहाँ पर लगेगा दशमलव के 2 अंकों के बाद। ठीक, तो यहाँ पर 2 पॉइंट कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो जो y की वैल्यू निकल कर आएगी वो आ जाएगी 2.40, क्योंकि जब गुणा में जब 2 दशमलव को गुणा होता है तो इनके जो इकाई अंक के स्थान पर होते हैं तो उनको हम ऐड करके उसके बाद पॉइंट लगा देते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 2.40। ठीक, उसमें हमें जो समीकरण दिया गया है वो दिया गया है 7x - 9 = 16। ठीक, तो इस समीकरण में हमें x की वैल्यू को निकालना है। ठीक, तो जब हम
इसका पक्षांतरण करेंगे तो हमें x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो 9 का क्या करेंगे हम, पक्षांतरण करेंगे। ठीक, जब हम 9 का पक्षांतरण करेंगे इसके दाहिने साइड में तो 7x इक्वल, जो यहाँ पर माइनस का 9 है इस साइड जाएगा तो ये प्लस का 9 हो जाएगा। ठीक, तो 7x इक्वल टू 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 25। ठीक, और ये यहाँ पर इसके गुणा में है और यहाँ पर ये x की जब वैल्यू निकालेंगे तो जी कहाँ पर आ जाएगा, इसके भाग में आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया। इसकी x की वैल्यू ही निकालनी थी हमें इस समीकरण से, तो हमने x की वैल्यू को निकाल लिया है 25/7। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें दिया गया है 14y माइनस 8 इक्वल कितना, 13। ठीक, तो अभी तक हमने इस प्रकार के समीकरण को सॉल्व किया है, तो इसमें हम सॉल्व करेंगे। ठीक, इसमें 8 का पक्षांतरण कर देंगे हम तो हमें y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, 8 का क्या कर देंगे, पक्षांतरण। जब हम 8 का पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा 14y इक्वल 13 प्लस 8। ठीक, तो 14y इक्वल 13 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 21। अब हम जब y की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो 14 यहाँ पर मल्टीप्लाई में जो डिवाइड में हो जाएगा 21/14। इसको हम 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो y की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो कितनी हो गई, 7 3 जा 21 और 7 2 जा 14, 3/2। ठीक, तो ये हमें इस प्रकार y की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 और 12 दो क्वेश्चन और बचे हैं, इनको भी सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो कह रहा है, उसमें हमें दिया गया है कितना, 17 प्लस 6p इक्वल 9। तो इसमें हमें क्या करना है, p की वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक, तो इसमें सॉल्व जब हम इस समीकरण को करेंगे तो इसमें लिखेंगे 17 प्लस 6p इक्वल 9। ठीक, तो ये हो जाएगा 6p इक्वल 9 माइनस 17। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, 17 का पक्षांतरण करने पर। तो जो 17 यहाँ पर प्लस का था और इसका जब पक्षांतरण होगा तो इसकी वैल्यू माइनस की हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 6p इक्वल कितना बचेगा, ये 9 में से 7 माइनस का 17 जब जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का कितना, 8। ठीक, तो p की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी -8/6। ठीक, इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 -4/3। ठीक, तो इस समीकरण से हमें p की वैल्यू प्राप्त हो गई है। p का जो मान आया वो निकल कर आया है -4/3। इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 12। वो इस 12 को भी देख लेंगे इसमें सॉल्व कर करके। x/3 प्लस 1 इक्वल कितना दिया गया है, 7/15। ठीक, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम और x की वैल्यू प्राप्त करेंगे। ठीक, x/3 प्लस 1 इक्वल 7/15। ठीक, तो इसमें सब क्या करेंगे कि जो 1 है इसका हम पक्षांतरण कर देंगे। ठीक है, 1 का पक्षांतरण करने पर हम 1 का पक्षांतरण करेंगे तो जो समीकरण है वो एक संतुलित अवस्था में आ जाएगा, 7/15 माइनस 1। ठीक, अब इसको हम एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेंगे। इसका एलसीएम आएगा 15, तो ये हो जाएगा 7, यहाँ पर 15 तो ये आ जाएगा माइनस का 15। ठीक, x/3 इक्वल 7 माइनस 15 कितना आ जाएगा, माइनस का 8/15। ठीक, अब यहाँ पर x की जो वैल्यू प्राप्त करनी है तो इसमें क्या करेंगे, इसका त्रियक गुणा कर देंगे। अभी हमने त्रियक गुणा करना सीखा था, त्रियक गुणा करने पर। ठीक,
तो हम इसका 3 गुणा करेंगे और x की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। तो x का हो जाएगा 15 में और 3 का होगा -8 में। ठीक, तो ये हो जाएगा 15x = 3 × -8। ठीक, या x = 3 × -8 अपॉन कितना 15। 3 से 15 कितनी बार डिवाइड होगा 5 बार। तो जी इस जो x की वैल्यू निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी -8/5। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इस इक्वेशन से x की वैल्यू प्राप्त की है। इस प्रकार हमने एक्सरसाइज 2.1 को पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमने समीकरण के जो हमें समीकरण दिए गए थे उससे हमने चर की जो वैल्यू प्राप्त की है वो सीखा है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।